नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एसएससी जीडी के लिए और जो भी एग्ज़ाम है, यूपीपी है, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम है, इसके हिसाब से आज हम लोग संविधान के जो कुछ चैप्टर हैं, जो आपका देखा जाए भारतीय संसद, जो संसद का अंग होता है, कितने अंग होते हैं, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। देखा जाए कि कोई भी एग्ज़ाम जो आता है उसमें 1 से 2 क्वेश्चन आपका कंपलसरी रूप से पूछा जाता है। तो आज हम लोग इसको बेसिक तरीके से जानेंगे कि संसद के अंग कितने होते हैं, इस किससे मिलकर बनता है, ये सभी हम लोग जानेंगे। और ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग को आसानी हो जाएगा कि याद करने के लिए भी, और आप लोग याद करिएगा। और एक बात और याद रखिए, आप कम से कम कलम कापी लेकर इसको पढ़िएगा, क्योंकि नोट करेंगे तभी याद होगा। जो आर्टिकल होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल भी आपको लिखाया जाएगा, तो आप लोग इसको लिख कर रखेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं क्या है। जो देखा जाए भारतीय संसद के आपका अंग कितने हैं। देखिए, जो भारतीय संसद है उसके 3 अंग होते हैं, और आपका ये आर्टिकल नंबर किस में कही गई है, 79 में। 79 नंबर में कहा गया है कि भारत के जो संसद में आपका अंग कितने होंगे, 3 होंगे। कौन कौन से? राष्ट्रपति, आपका राज्यसभा और लोकसभा, तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है आपका। तो हम लोग एक एक करके जानेंगे कि राष्ट्रपति का क्या कार्य होता है, आपका राज्यसभा का कार्य क्या होता है, आपका लोकसभा का कार्य क्या होता है। तो इससे पहले हम लोग राष्ट्रपति के विषय में बेसिक कुछ चीज़ें जाने हैं, लेकिन हम इसको शॉर्ट में बताने की कोशिश करेंगे। इसका जो आर्टिकल है, इनके काम क्या हैं, तो इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो देखा जाए कि जो आपका संविधान का भाग 5, जिसमें संघ का जिक्र किया गया है, देखेंगे कि पहले में आपका क्या है, राज्य का विवरण दिया गया है। भाग नंबर 5 में राज्य की परिभाषा दिया जाता है। दूसरे में देखेंगे कि आपका नागरिकता है। तीसरा में मौलिक अधिकार। और चौथा में आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। निर्देशक सिद्धांत। और 5वां में आपका क्या है, यही आपका संघ है। संघ का जिक्र किया गया है, तो हम लोग संघ का ही पढ़ रहे हैं, पाठ पढ़ रहे हैं। तो राष्ट्रपति का आपका देखेंगे कि राष्ट्रपति के विषय में जानने की कोशिश करेंगे। और राष्ट्रपति का देखा जाए तो आर्टिकल कहाँ चालू होता है, ये आपका भाग होता है 5 में। इसका जिक्र आपका आर्टिकल नंबर 52 से चालू होता है। 52 नंबर में ही कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति। और देखा जाए तो 53 में ये कहा जाता है कि जो कार्यपालिका प्रमुख होगा, प्रमुख कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। 54 एक आता है कि जो इनके चुनाव में कौन कौन से लोग शामिल होंगे, कौन कौन से लोग शामिल नहीं होंगे, ये आपका 54 कहता है। ये निर्वाचक मंडल, किसकी बात करता है, निर्वाचक मंडल की बात करता है। और 55 में आपका देखा जाए तो निर्वाचन की प्रक्रिया की बात करता है। किसी बात कर रहा है, निर्वाचन की प्रक्रिया है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखा जाए तो 56 नंबर में क्या कहता है कि आपका जो इसकी अवधि होगा राष्ट्रपति का, इसके बारे में कहता है कि 5 वर्ष का जो आपका एक बार जब चुनाव होता है तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति के मत पर
अगर उनको इस्तीफ़ा देने की बात आती है कि अगर वो इस्तीफ़ा देना चाहते हैं तो उपराष्ट्रपति को संबोधित करके आप इस्तीफ़ा इसको दे सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे 57 में देखते हैं कि ये पुनर्निर्वाचन की बात कर रहा है। जो निर्वाचन की बात कर रहा है, ये आपका 57 में बात किया जाता है कि राष्ट्रपति कभी भी फिर से अगर उनको चुना जाता है तो निर्वाचित हो सकते हैं। देखिए 58 में इनकी योग्यता की बात करता है। देखिए राष्ट्रपति की योग्यता क्या होता है, थोड़ा शार्ट में जान लेते हैं कि इनकी योग्यता क्या होता है। तो ये 3-4 प्रकार की योग्यता की बात करता है कि वह व्यक्ति राष्ट्रपति हो सकता है जो भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र जो है आपका कम से कम 35 वर्ष की हुआ हो, वो पागल या दिवालिया न हो और वो किसी लाभ के पद पर न हो। देखिए ध्यान रखिए कि योग्यता की बात क्या किया जा रहा है। राष्ट्रपति की योग्यता में अगर देखा जाए वह भारत का नागरिक हो, वह पागल या दिवालिया ना हो, उसकी कम से कम उम्र 35 जो 35 वर्ष की हो और आपका नेक्स्ट है कि वो किसी लाभ के पद पर न हो। अगर देखिए अगर वो लाभ के पद पर होता है, अगर राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो उसका लाभ का पद छूट जाता है उसी दिन से जिस दिन राष्ट्रपति अपना पद धारण करता है। तो ये इसकी क्या है, योग्यता है, ये आपको ध्यान रहे। नेक्स्ट चलते हैं आपका कुछ इसका स्पेशल। देखिए फिर से इसमें जो अनुच्छेद है 59 में इनके वेतन एवं भत्ते की बात करता है कि जो राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता होगा इसमें कोई भी कटौती भी नहीं किया जाएगा। इसके विषय में बताया जाता है कि इनको आवास भी मिलता है, इनको क्या क्या मिलता है। अगर भारत में इमरजेंसी भी लगती है तो राष्ट्रपति के वेतन में कोई भी कटौती नहीं किया जाएगा। और एक आर्टिकल है आपका 60 जो आपका शपथ की बात करता है। देखिए यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो आर्टिकल नंबर 60 है इसमें शपथ की बात किया जाता है राष्ट्रपति के। देखा जाए तो ये आपका किसके समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो ध्यान रखिएगा कि ये शपथ किसके समक्ष लेते हैं, तो मुख्य न्यायाधीश के समक्ष आपका शपथ लेते हैं। और नेक्स्ट है आपका 61 जिसमें आपका महाभियोग की प्रक्रिया, इनके ऊपर क्या होता है, महाभियोग लगाया जाता है, महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है। देखिए महाभियोग की प्रक्रिया के विषय में थोड़ा सा शॉर्ट में जानते हैं कि महाभियोग की प्रक्रिया होती क्या है। अगर राष्ट्रपति को अगर ये संविधान का अतिक्रमण करते हैं, संविधान का उल्लंघन करते हैं तो संसद का किसी भी सदन में, संसद का कोई भी सदन आपका महाभियोग लाया जा सकता है इनको। लेकिन महाभियोग लाने से पूर्व इनको 14 दिन पूर्व इनको सूचना देना पड़ता है कि आप 14 दिन के पहले इनको बताना पड़ता है कि हम आपके ऊपर महाभियोग लाते हैं। अगर लोकसभा में लाया जाएगा तो पारित किया जाएगा, उसको राज्यसभा में सेंड किया जाएगा, राज्यसभा में भी पारित हो जाएगा तो उसी दिन इनको क्या होगा, राष्ट्रपति को पद से हटना पड़ेगा। तो ये आपका महाभियोग की प्रक्रिया है। ये राष्ट्रपति का आपका जो शक्ति है एक प्रकार से 52 से लेकर 61 तक का अनुच्छेद इनका है। कुछ और देखेंगे कि राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ होती हैं, देखेंगे कि जो अनुच्छेद 72 है इसमें आपका माफ़ करने की शक्तियाँ, जैसे क्षमादान होता है, इसको क्षमादान भी कहते हैं, क्षमादान की शक्तियाँ इसमें आपका राष्ट्रपति का निहित है। देखेंगे कि जो नियुक्ति करने की भी शक्तियाँ होती है कि सर्वोच्च न्यायालय को जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चाहे आपातकाल लगाया जाता है तो किसके द्वारा लगाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा ही लगाया जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दूसरा जो आपका राज्यसभा के विषय में।
देखिए हम लोग इसको जान लिए, फिर से अब राज्यसभा के विषय में जानते हैं कि राज्यसभा का जो क्या योगदान है भारतीय संसद में। तो देखा जाए जो राज्यसभा होता है आपके संसद का एक प्रमुख अंग होता है और ये आपका उच्च सदन होता है। ये ध्यान रहे आपको कि जो राज्यसभा होता है ये उच्च सदन होता है। इसका जिक्र कहाँ किया गया है? आर्टिकल नंबर 80 में किया गया है, 80 में किया गया है। और देखा जाए कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 250 हो सकती है। देखिए जो राज्यसभा का सदस्य संख्या है ये मैक्सिमम की बात कर रहा है, अधिक से अधिक की बात कर रहा है कि इससे अधिक की संख्या नहीं हो सकता। लेकिन देखा जाए कि वर्तमान में कितने सदस्य हैं, कितने सदस्य को चुना जाता है, तो आपका वर्तमान में 245 सदस्य की नियुक्त किया जाता है आपका। और इनमें से जो देखेंगे कि 233 सदस्य प्लस 12 सदस्य के रूप में आपका होता है। 233 चुनाव के द्वारा जाते हैं राज्यों के द्वारा और आपका 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये 12 सदस्य होते कौन हैं? देखिए ये 12 सदस्य ऐसे होते हैं जिनको कला, साहित्य, विज्ञान, समाज और या सेवा सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान प्राप्त होता है। उनको ही 12 सदस्य नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा आपका नियुक्त किया जाता है। देखिए जो 12 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं ये पूछा जाता है कि जो इनको राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है, किस आर्टिकल के तहत इनको प्राप्त है कि ये 12 सदस्य को नियुक्त कर सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखिए कि अनुच्छेद 331 के तहत ये आपका नियुक्त करते हैं इनको 12 व्यक्तियों को। तो नेक्स्ट देखा जाए राज्यसभा के विषय में और देखते हैं कि जो इनके सदस्य होते हैं इनका क्या योग्यता होता है, क्या क्या इनका कार्य होता है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष का होना अनिवार्य होता है। देखिए अगर हम और इनकी योग्यता के विषय में सोचें तो एक कॉमन चीज़ें होती हैं कि वह भारत का नागरिक हो, उसका उम्र कम से कम 30 वर्ष का हो, वह पागल या दिवालिया ना हो, वो किसी लाभ के पद पर ना हो। आपको ये शब्द याद रखना है क्योंकि सबके विषय में यही पूछा जाता है। जो लाभ का पद होता है चाहे आपका जो उम्र सीमा होता है ये आपको याद रखना होता है। तो कितना है? ये 30 ईयर है इनका जो उम्र होता है मिनिमम। राज्यसभा की स्थायी सदन, देखिए जो राज्यसभा होता है एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है। लेकिन इसके जो 1/3 सदस्य होते हैं वो 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं और इनको निवृत्त होने के बाद फिर से जो 1/3 सदस्य हट जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, वो फिर से चुन लिए जाते हैं। इसीलिए जो राज्यसभा होता है भंग नहीं होता है। यही डिफरेंस है। आगे अभी देखा जाएगा जब लोकसभा के विषय में तो पूछा जाता है डिफरेंस, तो यही अंतर होता है। लोकसभा भंग होता है और राज्यसभा आपका भंग नहीं होता है। आपको ध्यान रखना है, ये शब्द याद रखना है। पूछा जाता है जो आपका 1/3 सदस्य जो होते हैं ये आपका सेवानिवृत्त होते हैं। कब? 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष में ये सेवानिवृत्त होते हैं। इतने ही सदस्य चुन लिए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चला जाए, देखिए जो राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति का आर्टिकल नंबर अब क्या है आपका? देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, जो राज्यसभा होता है आपका इसको संचालित करने के लिए इसके पास कोई अध्यक्ष नहीं होता है। नहीं तो अगर हम लोग आगे देखेंगे, लोकसभा देखेंगे, तो लोकसभा में जब प्रथम बैठक होता है तो उसमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष की नियुक्त किया जाता है। लेकिन राज्यसभा का ऐसा नहीं है, क्योंकि राज्यसभा के पास कोई अध्यक्ष नहीं चुना जाता है। इसलिए जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है इसी को इसका सभापति या अध्यक्ष बोल सकते हैं।
कि राज्यसभा के जो कार्यवाहियों में भाग लेते हैं, जो अध्यक्षता करते हैं, वो भारत के कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। उनको क्या बोलते हैं? सभापति बोलते हैं। उन्हीं के द्वारा संचालित किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। और किस अनुच्छेद के तहत? आपका 89 के तहत ये जिक्र किया गया है कि जो राज्यसभा होगा उसका जो सभापति कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। लेकिन जो बैठक होता है, जब आपका कम से कम एक सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है इनके द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और आपका देखा जाए, राज्यसभा शीघ्र ही अपने किसी सदस्य को अपना सभापति चुनेगी और जब जब तक उपसभापति का पद रिक्त होगा तब तक उसको एक बार फिर से चुना जाता है। इस चीज़ याद रखिए कि उपसभापति का चुनाव किया जाता है राज्यसभा के द्वारा ही, लेकिन जो सभापति होता है आपका देश का जो उपराष्ट्रपति होता है उसके द्वारा सभापति होता है वही। तो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, उपसभापति के विषय में बताया गया है कि उपसभापति अगर उनका पद त्याग देते हैं, चाहे उनका पद खाली होता है, तो किस अनुसार चुना जाता है? तो उपसभापति का जो पद होता है रिक्त होता है और त्याग हटाया जाना होता है, तो क्या होता है आपका? किस अनुच्छेद के तहत? 90 के तहत आपका जो अनुच्छेद होता है इसमें ही जिक्र किया जाता है कि आपका 90 के तहत इनका जो हटाया जाना, इन पर महाभियोग जो होता है, ये समान प्रक्रिया के द्वारा इनको हटाया जाता है, क्योंकि ये राज्यसभा का ही उपसभापति होते हैं, इसलिए इनको ज़्यादा लोकसभा का इसमें योगदान नहीं होता है। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि उपसभापति यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। देखिए, इसलिए यहाँ पे रिक्त करने की बात किया जा रहा है उपसभापति का, क्योंकि ये अगर राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा तो इसको हटना तय है, क्योंकि ये आपका राज्यसभा का ही पदेन सभापति उपसभापति होता है। सभापति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र वो दे सकता है सहमत से। और नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। हमें एक चीज़ ध्यान रखना है, जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मंत्रिपरिषद होता है ये आपका उत्तरदायी नहीं होता है किसके प्रति? राज्यसभा के प्रति। और ये किसके प्रति होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अभी जब लोकसभा हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि जो मंत्रिमंडल होता है सामूहिक रूप से क्या होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर देखिए, ये उत्तरदायी का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी विधेयक लोकसभा में लाया जा रहा है और वो विधेयक लोकसभा में पास नहीं होता है, तो अगर एक मंत्री इस्तीफा देगा तो उसके साथ साथ सभी मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ेगा। इसका मतलब यही होता है कि सामूहिक रूप से जो मंत्रिमंडल होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आपको ध्यान रखना है। देखिए, दिया हुआ है अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर या घोषित करेगी तो राज्य सूची में उल्लिखित विषय राष्ट्रीय महत्व का घोषित मान लिया जाएगा। आपको याद रखना है कि जो आर्टिकल है आपका कितना है? 249 के तहत अगर राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से पास करता है किसी राज्य के लिए जो उसका महत्व वाला कोई विषय हो, तो क्या होगा? राष्ट्र के महत्व के विषय में आपका महत्वपूर्ण हो जाएगा, वो मान लिया जाएगा। राष्ट्रीय महत्व के लिए वो विषय हो जाएगा जो राज्य का विषय होगा आपका, इसकी बात किया जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, यहाँ पे राज्यसभा की डिस्कस किया जा रहा है, तो आपका जो राज्यसभा होता है वो धन विधेयक के विषय में बताया जा रहा है
कि जो राज्यसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जाता है। इसके पास धन विधेयक के विषय में इसके पास कोई अधिकार नहीं होता है। अगर हम लोकसभा राज्यसभा का डिफरेंस पूछें कि लोकसभा में और राज्यसभा में डिफरेंस क्या है, तो सबसे बड़ा अंतर यही होता है कि लोकसभा में धन विधेयक पास होता है, लोकसभा के पास धन विधेयक का पूर्ण रूप से अधिकार होता है, लेकिन राज्यसभा का आपका देखा जाए उसके पास धन विधेयक के रूप में कोई भी अधिकार नहीं होता है। अगर देखा जाए धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है, लोकसभा जब उसको पारित कर देती है तो आपका राज्यसभा में सेंड किया जाता है, लेकिन राज्यसभा को सिर्फ सलाहकारी के रूप में यूज किया जाता है और सलाहकार के रूप में देखा जाता है। अगर राज्यसभा सलाह देता है किसी मद पर, चाहे पैसा खर्च करना हो, चाहे कुछ भी किसी के विषय में भी अगर वो सलाह देता है लोकसभा को, तो जो लोकसभा होता है उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर वो चाहती है बदलना तो बदल सकता है, अगर नहीं बदलना चाहता है तो कोई दबाव लोकसभा पर नहीं होता है। इसलिए इनको 14 दिन के अंदर में आपका इस विषय को जो धन विधेयक होता है इसको पारित करना अनिवार्य होता है। अगर ये पारित कर देते हैं, राज्यसभा पारित कर देता है धन विधेयक को तो भी ठीक है, अगर नहीं पारित करता है तो भी ठीक है, इसको आपका कोई मतलब नहीं होता है, ये पारित मान लिया जाता है। तो यही है आपका धन विधेयक का मतलब। धन विधेयक को आपका राज्यसभा को कोई अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट दिया हुआ है राज्यसभा का पहली बार गठन। हाँ, एक क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और ये जो गठन की बात है आपको ध्यान रखना है, आपको याद भी रखना है, इसको लिख कर याद करना है कि जो राज्यसभा का पहली बार गठन कब किया गया था, 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। इसकी प्रथम देखिए एक गठन की डेट दिया हुआ है 3 अप्रैल 1952 में और आपका 13 मई 1952 को ये पहली बार इसकी बैठक हुई थी। ये शब्द आपको ध्यान रखना है और इसको याद भी रखना है। ठीक है, अब देखते हैं लोकसभा, क्योंकि आपका जो लोकसभा होता है ये भी महत्वपूर्ण आपका सदन होता है, ये भी आपका संसद का एक भाग होता है, क्योंकि 3 भागों से मिलकर ही संसद का निर्माण होता है। तो देखते हैं जो लोकसभा है अनुच्छेद 81 के तहत इसका जिक्र किया गया है और ये निम्न सदन इसको बोला जाता है, क्योंकि राज्यसभा क्या था, उच्च सदन था और लोकसभा क्या है, निम्न सदन है। आपको ये भी शब्द याद रखना है, पूछा जाता है आपको। देखिए जब प्रथम इसकी बैठक होती है, अगर लोकसभा का जब चुनाव होता है और लोकसभा का निर्माण हो जाता है, जब लोकसभा का प्रथम बैठक होता है तो उसमें क्या होता है कि एक अध्यक्ष, उन्हीं सदस्यों में से एक उपाध्यक्ष की नियुक्त किया जाता है। ठीक है, ये किसके तहत, आपका 93 के तहत आपका जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है। अगर हम लोकसभा राज्यसभा में डिफरेंस पूछें तो आपका ये भी एक डिफरेंस हो जाएगा कि राज्यसभा में अध्यक्ष नहीं चुना जाता था और सिर्फ एक उपाध्यक्ष चुना जाता था, लेकिन लोकसभा में क्या है, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष भी चुना जाता था। यहाँ पे जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों क्या होंगे, इसी सदन के सदस्य होंगे। और जो राज्यसभा है उसके जो सभापति अध्यक्ष होंगे वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। यही आपके डिफरेंस हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा में। तो नेक्स्ट देखते हैं, देखिए मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या आपका कितना जिक्र किया गया था, 500। जो 500 की सदस्य संख्या है आपका कितना था, आपका 500। ये भी ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। और वर्तमान में कितना है, वर्तमान में यह संख्या क्या हो गया है, 552। देखा जाए
तो 550 प्लस 2 संख्या होता है। 550 आपके राज्यों से प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और 2 सदस्य जो होते हैं एंग्लो इंडियन आपका चुने जाते हैं। इसको भी ध्यान रखना है। ये मैक्सिमम संख्या है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर पूछा जाए कि अधिकतम संख्या वर्तमान में अधिकतम संख्या आपके 552 ही है। इससे ज़्यादा आपका लोकसभा के सदस्य नहीं हो सकते। कब तक? आपका 2026 तक। ये भी ध्यान रखना है, 2026 तक ये संख्या बढ़ने वाली नहीं है। देखिए वर्तमान में ये अधिकतम था, लेकिन आपका चुनाव कितने पे होता है? 30, 20, 50 आपका इस तरह से इसका कार्य वो होता है कि 30 आपके राज्यों से, 20 आपका केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 आपका एंग्लो इंडियन के द्वारा आपका चुने जाते हैं। ठीक, ये भी आपको क्लियर करना है। लेकिन देखा जाए कि चुनाव कितने पे होता है, ये तो संख्या आपका जो अभी हम लोग देखे हैं जस्ट, ये आपका संख्या ये है कि अधिकतम कितने हो सकते हैं और किसके अनुसार किस तरीके से होंगे। लेकिन यहाँ पे देखा जाए कि एक कितने पे वर्तमान में चुनाव होते हैं, तो देखा जाए कि आपका 545 पर ही चुनाव होते हैं। इतने ही सदस्य आपके चुने जाते हैं। और किस तरीके से? 524 प्लस 19 प्लस 2, 524 प्लस 19 प्लस 2, 524 आपके राज्यों से जो प्रत्यक्ष रूप से आपका चुने जाते हैं, 19 आपका केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 आपके कहाँ से हैं? एंग्लो इंडियन के तहत चुने जाते हैं। तो आपको ये संख्या भी याद रखना है और बहुत इम्पोर्टेंट होता है, पूछा जाता है। देखा जाए तो जो अनुसूचित जात एवं जनजाति की बात कर रहा है, इनके लिए जो सीटों का वो है आरक्षण जो दिया गया है, कितने हैं? देखिए 84 आपका अनुसूचित जात के लिए है, 47 आपका अनुसूचित जनजाति के लिए आपका सीटें आरक्षित हैं। ये आर्टिकल किस में कहा गया है? 330 में। आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक प्रकार से देखा जाए, क्योंकि ये आरक्षित सीटें हैं आपका, इतना ध्यान रखिएगा। देखिए सीटों की बात किया जाए तो आपका जो संशोधन करके इसको रोका गया है कि 84वें संविधान संशोधन आपका 2001 के द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा की जो सदस्य संख्या है आपका 2026 तक स्थायी रखने की बात किया जा रहा है। 2026 तक कोई भी बढ़ोतरी आपका नहीं होगा, लोकसभा में भी और आपका किस में? विधानसभा में भी, राज्यों में भी कोई बढ़ोतरी नहीं होने वाला है। आपको ध्यान देना है। यहाँ पे देखा जाए कि जो धन विधेयक का अधिकार होता है, अभी जस्ट बताए हैं आपको कि जो धन विधेयक होता है ये लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में ही इसको लाया जा सकता है और राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के द्वारा आपका धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और इसको पारित किया जाता है। और इसका जो अधिकार होता है संपूर्ण होता है, पूर्ण होता है धन विधेयक पे लोकसभा का। लेकिन यही जब लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा कम से कम 14 दिन के अंदर में ही इसको पारित करना अनिवार्य होता है। अगर राज्यसभा पारित कर देता है तो भी ठीक है, नहीं पारित करता है तो भी ठीक है, और पारित मान लिया जाता है 24 दिन के बाद ही। ठीक है। लोकसभा सदस्यों की योग्यता, देखिए इनकी भी योग्यता के विषय में जान लेते हैं। वह भारत का नागरिक होगा, ठीक है, वह भारत का नागरिक होगा। उसकी उम्र 25 कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है,
वह पागल या दिवालिया ना हो। पागल या दिवालिया ना हो। और तीसरा आपका है, नेक्स्ट आपका है कि वह लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, इतना आपका योग्यता होता है। तो आपको ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है इसकी उम्र कितना होता है, 25 ईयर्स होता है। 25 वर्ष कम से कम इसकी आयु होना चाहिए एक लोकसभा सदस्य बनने के लिए। हम राज्यसभा की बात कितना कर रहे थे, राज्यसभा में कम से कम 30 वर्ष की एज होना चाहिए। लोकसभा में क्या होता है, 25 ईयर, 25 वर्ष का एज होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल क्या होता है, देखिए 5 ईयर। देखा जाए लोकसभा और राज्यसभा में डिफरेंस देखा जाए तो क्या होगा, लोकसभा आपका और राज्यसभा, लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष होता है और इसका एक स्थायी सदन है। आपको हमेशा पेपर में कंफ्यूजन में डाला जाता है, पूछा जाता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो आपको राज्यसभा का कार्यकाल नहीं बताना है। राज्यसभा का कार्यकाल असीमित होता है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है। लेकिन इसके सदस्यों की कार्यकाल अगर देखा जाए, सदस्यों की कार्यकाल तब जाकर आप कहेंगे कि 6 वर्ष क्या, इनका जो सदस्य होते हैं इनको 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। ये सदस्य कितने दिन के लिए होते हैं, 6 वर्ष के लिए होते हैं। इतना आपको याद रखना है। लेकिन लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है, अधिकतम ध्यान रखिए 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष के पहले विघटित हो सकता है। एक कार्यकाल तब बढ़ाया जा सकता है जब देश में इमरजेंसी लगा हो, आपातकाल लगा हो और आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, तभी जाकर यह कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। या तो संसद के द्वारा आपका इसको बढ़ाने के लिए कोई विधेयक पारित किया जाए, तब जाकर ये कार्यकाल बढ़ सकता है, डेट बढ़ सकता है। ठीक है, और इसकी जिक्र यहाँ किया गया है। देखिए यहाँ पे एक और शब्द दिया हुआ है, मंत्रिपरिषद, जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और आर्टिकल नंबर किसके तहत, 75 के 3 के तहत आपका ये जिक्र किया जाता है कि मंत्रिपरिषद जो होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। देखिए ये शब्द बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और ये पूछा भी जाता है, हमेशा पूछा जाता है कि जो मंत्रिपरिषद होता है किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो आप कहेंगे क्या, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर लोकसभा में कोई विधेयक, देखिए अगर विधेयक लाया जाता है और वो विधेयक लोकसभा से पारित नहीं होता है, अगर एक मंत्रालय का कार्य गड़बड़ होगा, एक मंत्रालय का आपका जो विधेयक होगा पास नहीं होगा, तो उसमें क्या होता है, सभी जो मंत्रिमंडल का सदस्य होते हैं सबको स्थायी रूप से इस्तीफा देना पड़ता है। और सभी इसमें एक प्रकार से देखा जाए तो सरकार गिर जाएगा। अगर सभी मंत्रिमंडल के सदस्य इस्तीफा देंगे तो सरकार आपके गिर जाएगी। तो यही आपको ध्यान रखना है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इतना याद रखिए। नेक्स्ट देखा जाए कि प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पूर्व भंग कर सकता है। ठीक है, तो देखा जाए कि क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। अधिकतम कितना होता है, 5 वर्ष होता है। लेकिन अगर कोई गड़बड़ी होती है, चाहे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ये कहते हैं कि लोकसभा भंग कर दीजिए, तो आपका लोकसभा भंग किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देखा जाए कि ऐसा कितने बार किया जा चुका है, तो आपको याद रखना है अभी तक कितना बार, 8 बार किया जा चुका है।
कब कब 1970 में, 1977 में, 1979 में, 1984 में, 1989 में, आपका 1991 में, 1997 में, 1999 में ये प्रक्रिया दोहराई जा चुकी है। और देखिए ये कब होता है, ये आपका अपने मन से नहीं होता है, लेकिन विषम परिस्थितियों में जब ऐसा लगता है किसी प्रधानमंत्री को कि हम लोकसभा में बहुमत सिद्ध नहीं कर पाएंगे, हमारे पास बहुमत के सदस्य नहीं हैं, तभी जाके यह प्रक्रिया अपनाई जाती है, तभी जाकर आपका ये सब काम होता है, लोकसभा भंग करने का काम किया जाता है। ठीक है, ये सिर्फ किसके लिए होता है, बहुमत के लिए होता है। अगर उनको लगता है कि अब हमारे पास बहुमत है नहीं, तो क्या करते हैं, आपका लोकसभा को भंग करने के लिए आपका प्रतिवेदन देते हैं। और देखिए, जो आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, ये आपको पहले भी हम बता दिए हैं कि जो लोकसभा का कार्यकाल होता है ये सिर्फ राष्ट्रीय आपातकाल के समय ही बताया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल जो आपका 352 मतलब 352 के तहत जो आपातकाल लगाया जाता है, इसी के तहत इसको रिजेक्ट किया जा सकता है, इसको बढ़ाया जा सकता है। वो भी कितने दिन के लिए, पहली बार 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन यह संशोधन कर करके आगे भी 1 साल, फिर से 1 साल, ये प्रक्रिया आपका जब तक आपातकाल लगा रहेगा तब तक ये आपातकाल मतलब लोकसभा का कार्यकाल बढ़ता रहेगा। ठीक है, देखते हैं लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं और तथा इन्हीं के द्वारा स्थगित किए जाते हैं। लोकसभा के 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखेंगे कि हमेशा संसद का बैठक होता है, संसद का सत्र चलता है, तो इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति इसको बुलाते हैं और इसमें आपका इन्हीं के द्वारा स्थगित भी किया जाता है, खत्म भी किया जाता है। और इनके बैठकों, लोकसभा का जो बैठक होता है 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। आपको ये शब्द याद रखना है कि जो बैठक होता है लोकसभा का 6 माह से अधिक का नहीं होता है। एक शब्द दिया हुआ है आपका यहाँ पे, संसद की गणपूर्ति एवं कोरम। और ये देखा जाए क्या है, इसमें देखेंगे गणपूर्ति का मतलब होता है कि अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था किया गया है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। लेकिन हम लोग पहले इसको देखते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है, गणपूर्ति। गणपूर्ति के विषय में देखेंगे तो ये क्या है कि संसद का जब बैठक होता है तो उसमें कम से कम देखा जाए, कम से कम सदस्य संख्या 1/, अगर 10 सदस्य संख्या उपस्थित होते हैं तभी जाकर उस बैठक में, जब संसद के चाहे अधिवेशन होता है इसमें 1/10 सदस्य ही बैठेंगे तभी जाकर कोई कानून, कोई भी नियम पारित होगा, तभी मान्य होगा, अन्यथा मान्य नहीं होगा। यही मतलब है कि लगभग 55 सदस्य लोकसभा के उपस्थित होंगे तभी जाकर एक कार्यवाही मान्य होगा, अन्यथा अगर 54 भी होते हैं तो ये कार्यवाही मान्य नहीं होगा। यही गणपूर्ति का मतलब होता है। और ये संख्या जो होता है गणपूर्ति 1/10, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, आपका विधान परिषद में, चारों में यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। आपको ये याद रखना है, 1/10 संख्या। ठीक है, और नेक्स्ट में क्या था, 108, जो अनुच्छेद 108 में कहता है कि जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इसमें आपका राज्यसभा का जो सभापति होते हैं इसमें कोई अधिकार उनके पास नहीं होता है। और आर्टिकल ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अनुच्छेद 108 में ये आपका जो संयुक्त अधिवेशन की बात करता है ये सभी है। नेक्स्ट चलते हैं, संयुक्त अधिवेशन में धन विधेयक एवं संशोधन विधेयक पारित नहीं होता। देखिए ये आपका जो संयुक्त अधिवेशन होता है इसमें
गैर धन विधेयक का बात किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, इसमें धन विधेयक जो होता है इसमें पारित नहीं होता है। और संशोधन विधेयक, जो संशोधन किया जाता है संविधान में, ये भी यहाँ पे पारित नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों जो विधेयक होता है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से लिया जाता है। इसको आपका पहले ही पारित करना होता है, इसलिए आपका संयुक्त अधिवेशन में इसकी कार्य नहीं होता है। आपको पहले भी बताया गया है कि जो धन विधेयक होता है लोकसभा का जो निर्णय होता है अंतिम होता है, पहले आपको बता दिए हैं। यहाँ पे दिया हुआ है अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। ये अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जाता है? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव जो होता है लोकसभा में आपका ऐसे समय में लाया जाता है जब विपक्ष पार्टियों को ये लगता है कि जो वर्तमान में सरकार चल रही है आपका, इसके पास पर्याप्त सदस्य संख्या नहीं है और हो सकता है कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, इसमें अगर इनको बहुमत सिद्ध करना हो, बहुमत सिद्ध न कर पाएँ, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। ये बहुमत सिद्ध कराने के लिए, देखिए, बहुमत सिद्ध कराया जाता है इसमें कि अविश्वास प्रस्ताव लाकर अगर लोकसभा में बहुमत सिद्ध नहीं होता है तो सरकार अल्पमत में आ जाती है, सरकार गिर जाती है। अगर यही अविश्वास प्रस्ताव में बहुमत सिद्ध हो जाता है तो इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। ये आपका लोकसभा में विपक्ष की पार्टियां हमेशा अविश्वास प्रस्ताव लाती हैं। तो आपका ये सभी खत्म हो गया। देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।